Today's lecture is Revolt of 1857. इस एरिया से अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं ना, बट एक क्वेश्चन फिर भी आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी लंबा है. क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ रूल कर रही थी उन्होंने क्या किया था, जो उनकी राइफल्स थी उनको रिप्लेस कर दिया था एडवांस राइफल से, जो थी इनफील्ड राइफल. अब पहले जो थी वो ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस मस्केट गन थी, और इनको सबसे पहले ट्रायल पे यूज़ करना शुरू किया गया दमदम, अम्बाला और सियालकोट में. तो ये जो राइफल्स थी इनको चलाने के लिए क्या होता था, इनका जो कार्टेज था ना उसको अपर पार्ट को मुंह से बाइट करके फिर वो लोड होती थी. तो ये रूमर फैला जनवरी 1857 में कि जो कार्टेज है ये फैट ऑफ काऊ एंड पिग उससे बनी है. तो सोल्जर्स पे ये बिलीव डेवलप हुआ धीरे धीरे कि ये जानबूझ के इनको लाया गया है ताकि जो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनका जो रिलीजन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सके और डिस्ट्रॉय किया जा सके. फिर यही जो एक रीज़न है वो बनाता है इमीडिएट रीज़न ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, देन 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, जो सोल्जर्स बैरकपुर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्टेज को यूज़ करने से, और जो मंगल पांडे थे उन्होंने किल कर दिया सर्जेंट मेजर जो टेंट को. ठीक है, जो उसके यूनिट के थे बैरकपुर में जो काम करते हैं उनको. फिर मेन रीज़न क्या था इस रिवॉल्ट का, इसके बाद में मेन रीज़न तो यही था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रूल कर रही थी वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ यूज़ करती थी अगेंस्ट द इंडियंस. तो जो डिसेंट था इंडियंस का और जो उनकी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा एक कह लो ऐसे वॉल्केनो की तरह फटने को तैयार थी, इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी. ऐसा ये मेजर रीजन्स हैं, और इमीडिएट रीज़न ये गन वाला है. ठीक है, देन एंग्लो इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो जितने भी सोल्जर्स थे उनका जो डिसकंटेंटमेंट था और जो फैट कंटेनिंग कार्टेज वगैरह ये जो यूज़ हो रहा था ये मेन रीज़न है रिवॉल्ट का. लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इन्होंने कहा कि ये जो एक रीज़न है ये रीज़न है फॉलोड बाय और अदर रीज़न से भी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीज़न था, ये फैट वाला कार्टेज वाला रीज़न तो था ही, इसके साथ में पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक डिसकंटेंट जो था अगेंस्ट ऑफ द इंडियंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश रूल ये भी था. फिर अब रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है 10 मई 1857 को मेरठ से 3rd बंगाल लाइट कैवलरी रेजिमेंट जो होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है इस कार्टेज को यूज़ करने से और ओपनली रिबेल कर देती है अगेंस्ट द अथॉरिटीज़. ठीक है, वो अपने ऑफिसर्स पे फायरिंग वगैरह कर देते हैं और कहते हैं और वो दिल्ली की तरफ मार्च कर देते हैं. तो इसमें वहाँ पे मेजर जनरल विलियम हैविट होते हैं प्रेजेंट. ठीक है, ये मेरठ में, और इनके पास काफ़ी सोल्जर्स होते हैं मोर देन 2000. लेकिन ये फिर भी ट्राई नहीं करते इस तूफान को रोकने का, और ये क्या हो जाता है, जो ये रिवॉल्टर्स हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं 12 मई 1857 को और कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को. फिर और इस रिवॉल्ट के कुछ सिंबल्स भी फेमस हुए हैं जैसे लोटस एंड चपातीज यानी ब्रेड. ठीक है, फिर जो उस वक्त मुगल किंग थे वो थे बहादुर शाह सेकंड. बहादुर शाह जो सेकंड होते हैं वो खान बहादुर जो बरेली के रोहिलखंड वाले एरिया से हैं उनको रिवॉल्ट को लेड करने की अथॉरिटी दे देते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं एज ए वायसराय ऑफ दिस रिवॉल्ट. ठीक है, अब इसके बाद में जो रिवॉल्ट है ये एरिया वाइज लीडर्स इसको लड़ेंगे. ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था. इनका बनारस गोलघर जो प्रेजेंटली बनारस में वहाँ हुआ था. 14 ईयर की एज में इनकी मैरिज हो जाती है तो महाराजा गंगाधर राव जो ग्वालियर के थे. बाद में इनकी डेथ हो जाती है. तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो गंगाधर राव की जब डेथ होती है तो उनका कोई पुत्र नहीं होता है जो उनकी राजगद्दी को आगे संभाले. तो डलहौजी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर झांसी को मर्ज कर लेता है अंडर द ब्रिटिश एम्पायर इन 1854 में. ठीक है, इसके बाद में इन जून 1857 को झांसी से रिवॉल्ट शुरू होती है और इसको लीडरशिप कौन
किसके अंडर में होती है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो बहुत अच्छे से फाइट करती हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश जनरल जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो होते हैं जनरल ह्यूज हेनरी रॉस। और ह्यूज रॉस रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ भी करते हैं, बोलते हैं कि अमंग द इंडियन रेवोल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हेयर इज द ओनली मैन। वो इतनी ब्रेवली यहाँ पे लड़ती हैं। फाइनली ऑन 18 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। देन रिवॉल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है? बेगम हजरत महल होती है उस वक्त, वो लीडरशिप होती है उनके अंडर। और कब ये शुरू होता है लखनऊ का रिवॉल्ट? 30 मई 1857 को। क्या होता है? उन्होंने अपने माइनर सन बिजरिस कादिर को एज ए नवाब घोषित करती हैं और वो सारी लखनऊ की भागदौड़ अपने हाथों में ले लेती हैं। फिर 21 मार्च 1858 को क्या होता है? कैंपबेल क्या होता है? गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ को वापस से जीत लेता है। तो लखनऊ की स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म। फिर 5 जून 1857 को जो नाना साहिब होते हैं, जिनको नाना दयानंद पंत भी जिनका नाम है, बाद में पेशवा डिक्लेयर होते हैं और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं कानपुर में। इनकी हेल्प करते हैं सॉरी इनकी हेल्प करते हैं तात्या तोपे। ठीक है, जो उनके कमांडर इन चीफ होते हैं और जिसको एम्बेसडर ऑफ रिवॉल्ट भी बनाया गया होता है बाद में। और तात्या तोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो तात्या तोपे होते हैं ये बहुत ब्रेवली लड़ते हैं, लेकिन इनके एक फ्रेंड होते हैं मान सिंह, वो इनको धोखा देते हैं और इस धोखे की वजह से ही इनको पकड़बंदी में लिया जाता है और इनको कहाँ ले जाया जाता है? शिवपुरी। वहाँ एक कोर्ट में इनको पेश किया जाता है और हैंग कर दिया जाता है ऑन 18 अप्रैल 1859 को। अब आते हैं बिहार वाले एरिया में। बिहार वाले एरिया में रिवॉल्ट शुरू होती है जगदीशपुर से। वहाँ होते हैं कुंवर सिंह बहुत ब्रेवली इस एरिया में फाइट करते हैं और ये काफ़ी एजड होते हैं रिवॉल्ट के टाइम पे, फिर भी ये बहुत ब्रेवली इस 1857 की वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। देन असम एरिया में दीवान मनी राम दत्त ये डिक्लेयर करते हैं खंडेश्वर सिंह को सॉरी आई एम नॉट वेल सॉरी एज ए लास्ट किंग, जो उनके ग्रैंडसन होते हैं, और रिवॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ 1857। बट मणिकराम बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और उनको भी हैंग कर दिया जाता है और रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। देन औवा जो जगह है वहाँ पे ठाकुर कुशल सिंह, उनको वो डिफीट करते हैं इंग्लिश और जोधपुर की कंबाइंड फोर्सेस को। देन मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद अयोध्या में रिवॉल्ट को लीडरशिप कर देते हैं और ये ब्रिटिशर्स के बहुत ही क्रूअल एनिमी थे। ये बिल्कुल भी ब्रिटिशर को पसंद नहीं करते होते और ये थे साउथ से, इनका नेटिव था, लेकिन ये फैज़ाबाद एरिया में अयोध्या तरफ माइग्रेट कर गए थे। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव थे और इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बेस्ट सोल्जर थे अमंग द रेवोल्यूशनरी। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपीज़ का इनाम भी रखा था। इतना ज़रूरी था इनको पकड़ना और सप्रेस करना। देन इस टाइमिंग पे जो मिर्ज़ा गालिब पोएट हैं वो भी थे, तो उन्होंने इस रिवॉल्ट को पूरा अपनी आंखों से देखा था। उनके सामने एक तरीके से ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था मिर्ज़ा गालिब का? आगरा में, और डेथ हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो जो सिंधिया और ग्वालियर थे ये पूरी तरीके से इस रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स के साथ थे और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की पूरी तरीके से मदद की थी। जो मिनिस्टर थे ग्वालियर के सर दिनकर राव, इनको भी ब्रिटिशर्स ने प्रेज किया था अपनी लॉयल्टी के लिए टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, यानी टुवर्ड द इंग्लिश। इसी तरह जो मिनिस्टर हैदराबाद के थे सलार जंग, उनको भी प्रेज किया गया था अपनी लॉयल्टी के लिए। ठीक है, अब जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी वो काफ़ी बड़े एरिया में
फैल गई थी और बहुत पब्लिक का इसको सपोर्ट भी था। लेकिन जो रिवॉल्ट जो थी फिर भी इसने पूरे इंडिया को कवर नहीं किया था। इसमें साउथर्न इंडिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रह गए थे, ये इसके इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं थे। फिर ये जो रिवॉल्ट थी इसको ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने में हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने पूरी तरह हेल्प की थी। उसमें कौन कौन से थे? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, अवध नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला, नाभा एंड जिंद, and other Sikh Sardar of Punjab, Maharaja of Kashmir and other kings who were actively helping the British in suppressing the revolt. तो इन्हीं सब रूलर्स के लिए लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग है वो कहते हैं कि अगर इन सब लोगों ने मदद नहीं की होती तो जो ये तूफान आ रहा था इनकी तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ, वो उसको कभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते इंडिया से कभी भी। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से पूरी तरीके से साफ हो गए होते, यानी इंडिया से भगा दिए गए होते। ठीक है, सोचो इंडिया कितनी जल्दी फ्रीडम को पा लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो 1857 की जो रिवॉल्ट थी इसमें जो एजुकेटेड क्लास था इंडिया का उसने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फॉर द फॉलोअर ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ओके, देन लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इन्होंने इलाहाबाद को इस्टेब्लिश किया था एज ए इमरजेंसी हेडक्वार्टर। और लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे जिनको कंपनी ने एज ए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था और फर्स्ट वायसराय थे अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग, क्योंकि इसी के बाद में वो जो विक्टोरिया वाला होता है पूरा और क्राउन के हाथों में चला जाती है सारी नया कंपनी की पावर्स, इसीलिए वायसराय वाला सारा सिस्टम शुरू होता है। देन जो जुडिशियल रिफॉर्म्स होते हैं जो कैनिंग करते हैं वो करते हैं एक्ट कौन सा होता है? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इस एक्ट के अंडर 3 जगह हाई कोर्ट स्टैब्लिश होता है, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, और कुछ सोशल रिफॉर्म भी करते हैं कैनिंग, जैसे हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट लाते हैं। ठीक है, फिर जो अपनी ये स्पॉय मैट्रिमनी थी 1857 वाली उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया भी कहा गया एंड एज ए इंडियन म्यूटनी इन इंग्लैंड। इंडिया में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया लेकिन इंग्लैंड में इसको इंडियन म्यूटनी कहा गया। अलग अलग तरह इसको देखा गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने भी इस टाइम में एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है अशबाब बगावत हिंद, याद रखिएगा। देन आरसी जो मजूमदार थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था कि वो रिवॉल्ट जो 1857 की हुई है उसके बारे में लिखें, लेकिन उनके बीच यानी मजूमदार के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, ही रिजेक्टेड इस प्रपोजल और उन्होंने फिर अपनी एक बुक पब्लिश की थी अलग से, द स्पॉय मैट्रिमनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में नहीं थी, अपने उन्होंने इंडिपेंडेंटली लिखी थी। ठीक है, देन आरसी मजूमदार ने बोला भी था, इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल और नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फेमस है स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देन और इम्पोर्टेंट आउटकम क्या थे इस रिवॉल्ट के? यही क्वीन का प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 जिसकी मैं बात कर रही थी कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग एंड करते हैं कंपनी रूल को और सारी पावर चली जाती डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, सॉरी। और वो क्या करते हैं और ये भी बैन करते हैं कि अब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है वो कोई भी नया एक्सपेंशन इंडिया में नहीं करेगी, उसको बैन कर दिया जाता है।
और वो किसी भी रिलीजियस मैटर जो इंडिया के हैं उनमें भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा सभी को, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं फर्दर एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स और किंग को अलाउ कर देते हैं कि वो अपने जो वारिस हैं उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, वो भी एज ए न्यू किंग ही ट्रीट किए जाएंगे एज ए दियर सन और डॉटर वट एवर इट इज़, ठीक है। देन सप्रेशन जो होता है 1857 का रिवॉल्ट, उसके बाद में एक कमीशन बनती है, पील कमीशन। पील कमीशन मेनली बनती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी के लिए, कि क्योंकि पता था कि जो इंडियन आर्मी है उसमें बहुत सारे इंडियन पीपल रिक्रूटेड थे, तो अब उन्होंने कमीशन ने डिवाइड किया कि जो आर्मी है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एंड कम्युनिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनका नंबर काफ़ी बढ़ा दिया और इंडियन सोल्जर्स का नंबर काफ़ी कम कर दिया, ठीक है। और रेशियो भी चेंज कर दिया, लाइक इन बंगाल में 1:2 कर दिया यूरोपियन टू इंडियन और इंडियन के बीच में, यानी और मद्रास में इसी तरह 1:3 कर दिया, ठीक है। इस रिवॉल्ट के बाद में जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादा रिक्रूट किए जाने लगे गोरखा, सिख और पंजाब प्रोविंस से, ठीक है। फिर जो बैरकपुर था जहाँ से रिवॉल्ट ब्रोक हुई थी, उसके उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे जॉन बेनेट हर्शन, ठीक है। अब इस रिवॉल्ट के टाइमिंग पे जो पीएम थे इंग्लैंड के, वो कौन थे, विस्काउंट पर्मनस्टोन, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट क्यों फेल हुई, क्या रीज़न थे, ये कुछ चीज़ें। अब देखो, जो रिवॉल्ट थी वो पहली बात तो पुअरली ऑर्गेनाइज थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था अच्छा, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, और जो जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम बना के नहीं चल रहे थे, कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, सोसाइटल अल्टरनेटिव भी नहीं थे, और लैक ऑफ यूनिटी तो बहुत बड़ा इशू था। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो तो उन लोगों को पता ही नहीं था उस वक्त तक कि क्या होता है, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे वो अपने लोकल इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, ना कि फॉर होल नेशन। ये मेन रीज़न था, ठीक है। अब इस पूरे रिवॉल्ट में कुछ ब्रिटिश जो जनरल थे आर्मी के, वो भी अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग जगह पे शहीद हुए थे, हम उनका देख लेते हैं थोड़ा। जैसे ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन, इनकी डेथ हुई थी ऑन 23 सितंबर, जब ये दिल्ली को रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, यानी दिल्ली में इनकी डेथ हुई। देन हेनरी मॉन्टगोमेरी लॉरेंस और मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक, देन ब्रिगेडियर जनरल नील, इन तीनों लोगों की डेथ हुई थी लखनऊ में इन 1857 में, ब्रिटिश रेजिडेंसी जब ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। देन सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर, इन लोगों ने, अभी हिस्टोरियंस की बारी आती है, इन लोगों ने इस रिवॉल्ट को बोला था एज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। ऑटम ने बोला था कि दिस वॉज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच हिंदूज कंसर्न वर यूज्ड फॉर रिवॉल्ट, की कॉन्स्पिरेसी मुस्लिम्स ने की थी जिसमें हिंदुओं के कंसर्न ज़्यादा यूज़ किए गए थे, ठीक है। और जो जॉन लॉरेंस और शेली थे, इन्होंने कहा ये सिर्फ एक स्पॉइमेटोनी थी, कोई रिवॉल्ट नहीं थी। देन टी.आर. होम्स, ये बोलते हैं ये बारबेरियन और सिविलाइजेशन के बीच का ही एक वॉर थी। बट जो इंडियन राइटर हैं, इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, पी.डी. सावरकर, ये अपनी बुक लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इस रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बोलते हैं और ये कहते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। देन जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे ऑन इंडिपेंडेंस, ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी 1857, ये बुक का नाम है इनकी, जो पब्लिश हुई 1957 में बाद में। ये मतलब गवर्नमेंट के हिस्टोरियन थे जिन्होंने इसी 1857 वाले रिवॉल्ट के लिए बुक लिखी थी, वो इसका ये नाम है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।